हेलो दोस्तों, आज हम सब मिलकर एक बहुत ही दिलचस्प मिस्ट्री सॉल्व करने वाले हैं। और ये कोई आम मिस्ट्री नहीं है, बल्कि शायद दुनिया की सबसे बड़ी मिस्ट्री है, मानव अतीत का रहस्य। आज के इस एक्सप्लेनर में हम इतिहास को किसी बोरिंग किताब की तरह सिर्फ याद नहीं करेंगे, बल्कि एक हिस्टोरिकल जासूस, एक असली डिटेक्टिव की तरह सोचेंगे। हम सुरागों को जोड़ेंगे, सबूतों की बारीकी से जांच करेंगे और पता लगाएंगे कि हमारे पूर्वज असल में क्या करते थे, कहाँ रहते थे और कैसे रहते थे। तो चलिए इस रोमांचक सफर की शुरुआत करते हैं। चलिए सबसे पहले आज के अपने इस इन्वेस्टिगेशन ब्लूप्रिंट पर एक नज़र डाल लेते हैं। आज हम शुरुआत करेंगे अतीत से जुड़े कुछ बुनियादी सवालों से। फिर हम शुरुआती मानव बस्तियों के भूगोल को समझेंगे। उसके बाद हम जानेंगे कि हमारे देश के नाम भारत और इंडिया कैसे पड़े। फिर हम ऐतिहासिक सुरागों को डिकोड करेंगे, तारीखों के गणित को समझेंगे और अंत में पुरानी लिपियों को पढ़ने का वो जादुई तरीका देखेंगे जिससे इतिहासकार पुरानी भाषाएं पढ़ते हैं। ऑलराइट, तो सीधा चलते हैं अपने पहले सेक्शन की तरफ, जो हमारे आज के पूरे इन्वेस्टिगेशन की नींव रखेगा, अतीत का सवाल। इसे समझने के लिए इमेजिन कीजिए, रशीदा नाम की एक लड़की एक दिन आराम से अखबार पढ़ रही थी। तभी अचानक उसकी नज़र एक छोटी सी हेडलाइन पर पड़ी जिसमें लिखा था 100 साल पहले। अब वो सोचने लगी कि यार, कल क्या हुआ ये तो हम रेडियो या टीवी से आसानी से जान सकते हैं, पिछले साल क्या हुआ ये किसी ऐसे इंसान से पूछ सकते हैं जिसे याद हो, लेकिन कोई ये कैसे जान सकता है कि सैकड़ों या हजारों साल पहले दुनिया में क्या हुआ था। ये सच में एक बहुत ही वैलिड सवाल है और ठीक यही सवाल हमें आज एक इतिहासकार की तरह सोचने पर मजबूर करता है। अब देखिए, एक अच्छे जासूस की तरह हमें सबसे पहले सीन ऑफ एक्शन यानी उस जगह का मुआयना करना होगा जहां ये सब घटित हुआ था। और इस केस में हमारी जगह है हमारा विशाल भारतीय उपमहाद्वीप। अब जरा इस मैप के भूगोल को बिल्कुल ध्यान से देखिए। बिल्कुल सेंटर में आपको नर्मदा नदी दिखेगी। ये वही जगह है जहां कई लाख साल पहले शुरुआती लोग रहते थे, जिन्हें हम हंटर गैदरर्स या कुशल संग्राहक कहते हैं। ये वो लोग थे जो जंगलों से अपना खाना इकट्ठा करते थे और जानवरों का शिकार करते थे। फिर थोड़ा उत्तर पूर्व की तरफ देखिए, वहां गारो पहाड़ियां हैं और मध्य भारत में विंध्य पहाड़ियां। ये वो खास इलाके हैं जहां सबसे पहले एग्रीकल्चर यानी कृषि का विकास हुआ था। और आपको जानकर हैरानी होगी कि विंध्य के उत्तर में ही सबसे पहले चावल उगाया गया था। है ना कमाल की बात। भूगोल के साथ साथ हमें समय के पहिए को भी समझना होगा। उत्तर पश्चिम में सुलेमान और किरथर की पहाड़ियों को देखिए। आज से लगभग 8000 साल पहले लोगों ने यहीं सबसे पहले गेहूं और जौ जैसी फसलें उगाना शुरू किया था और धीरे धीरे वो गांवों में बसने लगे थे। फिर करीब 4700 साल पहले सिंधु और उसकी सहायक नदियों के किनारे हमारे पहले बड़े प्राचीन शहर फले फूले। और उसके बाद लगभग 2500 साल पहले गंगा नदी और उसकी सहायक नदी सोन के किनारे बड़े बड़े नगरों और मगध जैसे विशाल साम्राज्यों का विकास हुआ। यह बिल्कुल एक चेन रिएक्शन की तरह था। खैर, अब एक और बहुत ही दिलचस्प सवाल पर आते हैं। हमारे इस विशाल देश के जो नाम हम आज इस्तेमाल करते हैं, आखिर वो आए कहाँ से? हमारे देश के नामों की ओरिजिन स्टोरी काफी इंटरेस्टिंग है। इंडिया शब्द असल में इंडस से निकला है, जिसे संस्कृत में सिंधु कहा जाता है। लगभग 2500 साल पहले जब ईरानी और यूनानी लोग उत्तर पश्चिम से भारत आए तो उन्होंने इस नदी को हिंदोज या इंडोज कहा और इसी नदी के पूर्व में मौजूद जमीन बन गई इंडिया। दूसरी तरफ अगर हम भारत नाम की बात करें तो इसका प्रयोग उत्तर पश्चिम में रहने वाले लोगों के एक खास समूह के लिए होता था। इस समूह का जिक्र 3500 साल पुराने संस्कृत ग्रंथ ऋग्वेद में भी मिलता है और फिर बाद में यही नाम हमारे पूरे देश के लिए इस्तेमाल होने लगा। अब आते हैं इस एक्सप्लेनर के सबसे थ्रिलिंग हिस्से पर, सुराग। आखिर वो कौन से सबूत हैं जिन्हें देखकर हम इतने पुराने अतीत को समझ पाते हैं? देखिए, हमारे पास ना अतीत को जानने के दो बिल्कुल अलग तरह के सुराग मौजूद हैं। एक तरफ है पांडुलिपियां यानी मैन्यूस्क्रिप्ट्स। लैटिन भाषा में मनु का मतलब होता है हाथ, इसलिए ये पूरी तरह से हाथ से लिखी जाती थी, ज्यादातर ताड़ के पत्तों या फिर भूज पेड़ की छाल पर। लेकिन प्रॉब्लम ये थी कि ये बहुत नाजुक होती थीं और सच कहूं तो कई पांडुलिपियों को तो कीड़े ही खा गए। लेकिन दूसरी तरफ हमारे पास है शिलालेख यानी इंस्क्रिप्शंस। ये पत्थर या धातु जैसी बेहद कठोर सतहों पर उकेरे जाते थे। ऐसा इसलिए किया जाता था ताकि राजाओं के आदेश और उनकी जीत के किस्से हमेशा हमेशा के लिए सुरक्षित रहें और कोई भी उन्हें पढ़ सके। और सिर्फ लिखी हुई बातें ही नहीं, जमीन के नीचे दबी हुई चीजें भी हमें बहुत बड़ी बड़ी बातें बताती हैं।
अब इस 4700 साल पुराने मिट्टी के बर्तन को ही ले लीजिए। इसका इस्तेमाल शायद उस वक्त अनाज रखने या खाना बनाने के लिए होता था। या फिर इसके बगल में रखे इस 2500 साल पुराने चांदी के सिक्के को देखिए। जरा सोचिए, उस समय की इकोनॉमी, लोगों के लेन देन और व्यापार के बारे में ये छोटे छोटे सुराग हमें कितनी अहम जानकारी देते हैं। अब सवाल ये उठता है कि इन भौतिक सुरागों को ढूंढता कौन है? तो जो लोग ये मेहनत का काम करते हैं उन्हें हम पुरातत्वविद या आर्कियोलॉजिस्ट कहते हैं। ये वो लोग हैं जो जमीन की खुदाई करते हैं और ईंट पत्थर की इमारतों, औजारों, हथियारों, बर्तनों और यहाँ तक कि जानवरों की हड्डियों का भी गहरा अध्ययन करते हैं। जानवरों की हड्डियों से ये पता लगाते हैं कि अतीत के लोग आखिर क्या खाते थे और उनका रहन सहन कैसा था। और दूसरी तरफ होते हैं इतिहासकार यानी हिस्टोरियंस। ये असल में वो मास्टर डिटेक्टिव्स हैं जो पांडुलिपियों, शिलालेखों और पुरातत्वविदों द्वारा ढूंढे गए उन सभी सबूतों को एक साथ जोड़ते हैं। वे इन सभी अलग अलग सोर्सेस को एक सुराग की तरह इस्तेमाल करते हैं और फिर एक पजल की तरह टुकड़े टुकड़े जोड़कर अतीत की पूरी कहानी को हमारे सामने लाकर खड़ा कर देते हैं। यहाँ ना एक बहुत ही क्रूशियल पॉइंट है जिसे समझना बहुत ज़रूरी है। हमारे इतिहास में कुछ मिसिंग लोग भी हैं। आपने शायद गौर किया हो कि इतिहास की किताबों का नाम अक्सर हमारे अतीत यानी पास्ट होता है, बहुवचन में। ऐसा इसलिए क्योंकि अतीत हर किसी के लिए एक जैसा बिल्कुल नहीं था। राजा और रानियों ने तो अपने बड़े बड़े युद्धों का पूरा विस्तृत रिकॉर्ड रखा, लेकिन जो आम लोग थे जैसे शिकारी, मछुआरे और किसान, उन्होंने अपने रोजमर्रा के कामों का कोई रिकॉर्ड नहीं रखा। इसीलिए हमें इन आम लोगों के अतीत को समझने के लिए आज पूरी तरह से आर्कियोलॉजी पर ही निर्भर रहना पड़ता है। तो सुरागों को अच्छी तरह समझने के बाद अब हमें ये देखना होगा कि इन सभी ऐतिहासिक घटनाओं को एक सही क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में कैसे लगाया जाए। चलिए तारीखों का ये गणित समझते हैं। देखिए, तारीखों का जो हमारा मॉडर्न सिस्टम है ना, वो ईसा मसीह के जन्म के आधार पर काम करता है। एडी का मतलब होता है एन्नो डोमिनी, जो एक लैटिन शब्द है। इसका सीधा सा मतलब है ईसा मसीह के जन्म का वर्ष। तो जब हम कहते हैं साल 2000, तो उसका मतलब है ईसा मसीह के जन्म के 2000 साल बाद। और बीसी का मतलब है बिफोर क्राइस्ट, यानी ईसा मसीह के जन्म से पहले का समय। आजकल आपने नोटिस किया होगा कि एडी की जगह सीई यानी कॉमन एरा और बीसी की जगह बीसीई यानी बिफोर कॉमन एरा का भी काफी उपयोग होने लगा है। ऐसा इसलिए क्योंकि ये कैलेंडर सिस्टम अब दुनिया के ज्यादातर देशों में एक स्टैंडर्ड की तरह माना जाता है। चलिए अब इस एक्सप्लेनर के आखिरी लेकिन शायद सबसे थ्रिलिंग हिस्से की तरफ बढ़ते हैं, ऐसी पुरानी लिपियों को पढ़ना जिन्हें अब दुनिया में कोई नहीं बोलता। होता क्या है कि जब हमें पुराने शिलालेख मिलते हैं तो उन पर लिखी हुई लिपियां समय के साथ पूरी तरह बदल चुकी होती हैं। तो भाई, विद्वान इन्हें आखिर समझते कैसे हैं? इसके लिए एक खास प्रोसेस का इस्तेमाल होता है जिसे डिसिफरमेंट या लिपियों को पढ़ना कहते हैं। और इसका सबसे शानदार और मशहूर उदाहरण हमें उत्तरी अफ्रीका के एक देश मिस्र से मिलता है। इसे ऐसे समझे, मिस्र के उत्तरी तट पर रोसेट्टा नाम का एक कस्बा है। वहां ना एक ऐसा पत्थर मिला जिस पर 3 अलग अलग लिपियों में बिल्कुल एक ही बात लिखी हुई थी। एक ग्रीक थी और 2 मिस्री लिपियां थीं। ये किसी हॉलीवुड फिल्म के असली कोड ब्रेकिंग सीन से कम नहीं था। जिन विद्वानों को ग्रीक पढ़नी आती थी, उन्होंने नोटिस किया कि मिस्री लिपि में राजाओं के नाम एक छोटे से फ्रेम में बंद थे, जिसे कारतूश या कारतूश कहा जाता है। उन्होंने दिमाग लगाया और ज्ञात ग्रीक शब्दों की ध्वनियों को उन अनजान मिस्री चिन्हों से मैच करना शुरू किया और बूम, उन्होंने पता लगाया कि शेर की आकृति का मतलब असल में एल अक्षर था और एक पक्षी की आकृति का मतलब ए था। इसी तरह एक एक अक्षर जोड़कर उन्होंने इस पूरी प्राचीन लिपि को डिकोड कर लिया। अब इस पूरे इन्वेस्टिगेशन को खत्म करने से पहले एक बहुत ही गहरा सवाल सामने आता है। जरा इमेजिन कीजिए, आज हम जो ये प्लास्टिक यूज कर रहे हैं, जो इतना सारा डिजिटल डेटा बना रहे हैं और जो ये गगनचुंबी इमारतें खड़ी कर रहे हैं, क्या आज से 2000 साल बाद के ऐतिहासिक जासूस इन सुरागों को ढूंढ पाएंगे? अगर हाँ, तो वो हमारे अतीत के बारे में क्या कहानी बनाएंगे? क्या वो हमें समझ पाएंगे? ये सफर हमें सिर्फ पुराने समय के बारे में ही नहीं बताता, बल्कि ये हमें सोचने पर मजबूर करता है कि आज हम इतिहास में अपना क्या निशान छोड़ रहे हैं। इसी एक थॉट प्रोवोकिंग सवाल के साथ हम अपनी आज की इस जांच को यहीं विराम देते हैं। इतिहास के इस शानदार सफर में हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।